आज तुम पूरे 5 वर्ष बाद अपने पति से मिली थी, उसने पहचाना भी नहीं तुमको। अरे तुम तो बड़ी उम्मीद से बोली थी कि वो तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा। क्या हुआ? चुप हो जाओ दुष्यंत, मुझे नहीं सुनना। ज़हरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में एक पुराना दृश्य आता है। एक कमरे में जमीन फटती है और वो रोते हुए बाहर आती है, जहां उसका पति निखिल सो रहा है। उठिए, देखिए, मैं आपके पास खड़ी हूँ, मुझे पहचानिए, मैं ज़हरा हूँ। वो बोल सकती है, पर उसके पति निखिल को उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आती और ज़हरा अचानक गायब हो जाती है। तभी उसका पति चौंक कर उठ जाता है। हाँ, हाँ, ज़हरा, ज़हरा, कौन था यहाँ? कौन था? हाँ, अजीब बात है, कमरे में तो कोई नहीं है। ज़हरा की आंखें वापस जल लोक में खुल जाती हैं। मधापुर नामक गांव में निखिल मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन जी रहा था। एक दिन वो घर पर बैठा हुआ था कि तभी घनश्याम अपनी बेटी ज़हरा को लेकर भागते हुए निखिल के पास आया। बेटा, बेटा, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। बेटा, क्या तुम मेरी इस सुंदर बेटी से विवाह करके इसे अपनी शरण दोगे क्या? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अरे बाबा, मैं तो एक साधारण मजदूर हूँ। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार हैं तो ठीक है, मुझे ये विवाह मंजूर है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे भी ये मंजूर है। हाँ। फिर कुछ दिनों में निखिल और ज़हरा का विवाह हो जाता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। दोनों शांति से रह रहे होते हैं कि तभी एक आदमी भागते हुए निखिल के पास आता है। हाँ, राजकुमार निखिल! हाँ, हाँ, राजकुमार निखिल, राजकुमार, अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आप कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि एक राजकुमार हैं। आपको तुरंत चलकर अपने राज्य को संभालना होगा। चलिए। हे भगवान, निखिल एक राजकुमार था, ये बात मुझसे छिपी रही। हाँ, चलो ज़हरा, मुझे अपने राज्य लौटना होगा। फिर राज्य को बचाने के लिए निखिल और ज़हरा कश्ती से समुद्र के रास्ते निकल पड़े। कई दिन के सफर के बाद निखिल बुरी तरह थक गया। आप बहुत थक गए हैं, आप अब सो जाइए, मैं चलाती हूँ अब नाव, फिर आप चलाना। हाँ, ठीक है ज़हरा, 2 दिन के सफर ने मुझे बहुत थका दिया है। चलो मैं थोड़ी देर आंखें मूंद लेता हूँ। निखिल कश्ती पर बेसुध होकर सो गया। तभी तेज लहरों से नाव डगमगाने लगी और सामने से एक और नाव आ गई जिसमें छाया और दुष्यंत सवार हैं। इधर आ लड़की, ज्यादा शोर मत मचा वरना यहीं डुबो दूंगी। छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो? मेरे पति को मत छुओ, बचाओ, बचाओ। उठिए ना जी, देखिए कौन आया है। दुष्यंत, इस लड़की को अपनी नाव में डालो और यहाँ से तुरंत लेकर निकलो। फिर दुष्यंत चीखती हुई ज़हरा को ले जाता है। ज़हरा और छाया का चेहरा नहीं बदलता। छाया सोए हुए निखिल के पास आकर उसकी नाक के सामने धुएं वाली शीशी खोल देती है। ज़हरा, ज़हरा, क्या हुआ? ये नाव क्यों डगमगा रही थी? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ जी, मैं आपके पास ही हूँ। आप आराम से बैठिए, हम अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले हैं। धुएं के असर से निखिल को छाया का चेहरा भी ज़हरा का ही लग रहा था। छाया उसे अपने साथ मृग तृष्णा लोक की तरफ ले जाने लगी। कुछ ही देर में निखिल और छाया नाव का सफर पूरा करके मृग तृष्णा लोक पहुँचे। हाँ, चलो ज़हरा, हमें जल्दी से महल पहुंचना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो। अब मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। यहाँ कोई भी नहीं पहचान पाएगा
कि मैं ज़हरा नहीं छाया हूँ। सब धोखा खा जाएंगे। फिर जैसे ही दोनों आगे बढ़े तभी निखिल की छोटी बहन सनाया भागती हुई आई। भैया, आप इतने दिनों से कहाँ थे? हम सब आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। देखिए ना, पिताजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हाँ, मुझे माफ कर दो बहन। मैं इतने दिनों से ये राज्य छोड़कर धरती लोक पर गया था ताकि मैं वहां के लोगों की सोच और रणनीति को परख सकूं। मैं खुद को मजबूत कर रहा था ताकि समय आने पर हम किसी से हार न जाएं। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पिताजी ही हमें छोड़कर चले जाएंगे। भैया, ये आपके साथ कौन है? सनाया, ये तुम्हारी भाभी ज़हरा हैं। अब से ये भी हमारे साथ इसी महल में रहेंगी। चलिए भैया, मैं भाभी को अंदर ले जाती हूँ। आप तब तक जाकर मंत्री जी से मिलिए, वो बहुत परेशान हैं। सनाया प्यार से छाया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। ये सब कितने बेवकूफ हैं। मुझे खुद अपने हाथों से इस आलीशान महल के अंदर ले जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके सबको बर्बाद कर दूंगी। छाया मुस्कुराते हुए सनाया के साथ चली गई। निखिल रोता हुआ खाली दरबार में आया जहां सिंहासन पर महाराज का मुकुट रखा हुआ था। पिताजी, पिताजी, आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए पिताजी? आपके बिना मैं इस विशाल राज्य का राजपाट कैसे संभालूंगा? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके बिना मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। तभी वहां मंत्री आया और भावुक होकर निखिल के कंधे पर हाथ रख दिया। राजकुमार, राजकुमार, देखिए, अब रोने से क्या फायदा? आपको हिम्मत रखकर इस राज्य की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। महाराज तो हमेशा से कहते थे, उनके जाने के बाद आप इस राज्य को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मंत्री जी, मैंने आज तक अपने पिता की छत्र छाया के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। आज अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ पड़ी है। मैं वादा करता हूँ कि उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। निखिल गम में डूबा हुआ अपने शयन कक्ष में चला गया। कई दिन बीत गए पर वो पिता के शोक में भूखा प्यासा खोया रहा। इधर छाया को अपना दांव चलने का मौका मिल गया। यही बिल्कुल सही मौका है। निखिल अपने पिता के गम में डूबा हुआ है। मुझे इसी वक्त पूरे राजमहल पर अपना कब्जा करना होगा। छाया खजाना कक्ष में पहुंची जहां सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे हैं। तभी मंत्री वहां आया और कुछ सोने के सिक्के ले जाने लगा। ठहरिए मंत्री जी, ये आप राजमहल का खजाना कहाँ लेकर जा रहे हैं? महारानी, ये खजाना हमारे राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने के लिए ले जा रहा हूँ। महाराज का नियम था कि हर 3 दिन में खजाने का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता था। तो आज से ये नियम हमेशा के लिए बदल दिया जाएगा। अब से राजमहल के खजाने का एक भी सिक्का बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई इसे छुएगा। पर महारानी, खुद महाराज ने कभी इस पुण्य के नियम को बदलने की बात नहीं कही थी, परंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब इस राज्य की महारानी मैं हूँ। मैंने जो कह दिया बस वही करिए मंत्री जी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये नई महारानी ठीक नहीं लग रही है। ये तो आते ही अपना हक और हुक्म चला रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये राज्य तो बर्बाद हो जाएगा। उधर राजकुमार अपने शोक से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। मंत्री परेशान होकर तुरंत निखिल के कक्ष में पहुंचा जहां निखिल उदास बैठा हुआ था। राजकुमार, मुझे आपसे राज्य के विषय में बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल महारानी ने खजाने को। मंत्री जी, इस वक्त मुझे किसी भी विषय पर कोई बात नहीं करनी है। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। आप जाइए। निखिल गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। इसी तरह कई दिन और बीत जाते हैं।
फिर एक दिन सनाया अकेले ही महल लौट रही थी। तभी अचानक छाया उसके सामने आकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। तुम कहाँ गई थी सनाया, वो भी बिना किसी सैनिक और सुरक्षा के? भाभी, मैं पिताजी की कब्र पर फूल चढ़ाने गई थी। मैंने सोचा अकेले जाकर फूल चढ़ा आती हूँ। सैनिकों के साथ जाना मुझे ठीक नहीं लगा। राजमहल से बिना सुरक्षा के बाहर निकलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा भाई अभी महल में नहीं है, मैं उसे क्या जवाब दूंगी? तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आखिर मैंने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया है। गुनाह कैसे नहीं किया? सैनिकों, जरा इधर आओ और इस सनाया की दोनों आँखों की रोशनी छीन लो। इसने जो मन मर्जी करने की कोशिश की है, उसकी सजा तो इसे भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। भगवान के लिए रुक जाओ। एक छोटी सी गलती के लिए आप मेरी आंखें नहीं छीन सकती। ले जाओ इसे यहाँ से। सैनिक रमेश आगे आता है और रोती बिलखती सनाया को जबरदस्ती खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। मंत्री जी ये देख रोते हैं और दौड़ कर आते हैं। ऐसा मत करिए रानी साहिबा, ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। राजकुमार जी को छोड़ दीजिए उन्हें। मंत्री जी, आप बस एक मामूली से मंत्री हैं। अपनी जगह मत भूलिए। मेरे फैसलों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। छाया झटके से मुड़कर वहाँ से चली गई। वहीं सुबह की किरणें खिड़की से आ रही थी। सनाया अपने बिस्तर पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी गलती के लिए भाभी मुझे इतनी बड़ी सजा देंगी। मेरी आंखों की रोशनी ही मुझसे छीन ली। मुझे लगा था भैया कुछ करेंगे, पर भैया ने ऐसी क्रूर स्त्री से विवाह कैसे कर लिया। सनाया दर्द से करहाती हुई रोने लगी। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और शाम ढलने लगी। शाम होते ही निखिल थका हारा राजमहल में कदम रखता है। महल के अंदर कदम रखते ही उसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हाँ, चलो, गुरुदेव से मिलकर आया हूँ तो मन थोड़ा हल्का हो गया है। अब चलता हूँ। मेरी बहन सनाया भी बहुत परेशान होगी, उससे मिलता हूँ। निखिल अब अपने कक्ष की तरफ जाता है तो वहाँ छाया बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। हाँ, लगता है सब तरफ शांति है। सब अपने में ही शांत वातावरण चाहते हैं। चलो सही है, मैं भी अभी इन सभी को ना टोकूं तो अच्छा रहेगा। सबके मन पर पिताजी के जाने का एक अजीब सा दुख है। हाँ। निखिल सबको चुप देखकर वहाँ से चुपचाप दरबार की तरफ चला गया और सिंहासन के पास उदास बैठ गया। तभी रमेश वहाँ आया। प्रणाम राजकुमार। राजकुमार, मुझे कुछ कहना है। दरअसल आपके पत्नी मतलब महारानी जहरा बहुत आलसी है। वो पूरे दिन कुछ नहीं करती हैं, बस आराम फरमाती हैं। इसीलिए आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। कोई बात नहीं रमेश, उसे कुछ दिन आलसी ही रहने दो। मैं 1 साल उसके साथ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। अभी मेरे पिताजी के शोक की वजह से वो उठ नहीं पा रही होगी। उसे थोड़ा सा वक्त दो, ठीक है? चलो जाओ। रमेश सर झुकाकर वहाँ से चला गया। तभी निखिल को अपनी बहन सनाया का ख्याल आया। हाँ, सनाया भी बहुत दर्द में होगी। वो शायद अभी अकेली रहना चाहती होगी। मुझे इस वक्त उसके पास जाकर उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इधर जल लोक के तूफानी पानी के बीच जहरा सुनहरी जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो ठंड से कांप रही थी। तभी वहाँ दुष्यंत आकर खड़ा हो गया। दुष्यंत, तुम मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है? हमें इस हाल में रखकर तुम्हें क्या मिल रहा है? अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मेरे पिता
मेरा विवाह तुम्हारी ननद सनाया से करने वाले थे, क्योंकि मैं भी बहुत बहादुर था। पर फिर राजा को पता चला कि मैंने कुछ ज्यादा ही गुप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मैं सही से ज्यादा गलत के रास्ते पर चलने लगा हूँ। तो तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हाँ, और इसी वजह से सनाया के पिता ने वो रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को मुझ जैसे इंसान को नहीं सौंप सकते। बस इसी अपमान का बदला लेने के लिए मैंने राजा को मार दिया। हाँ। तुम बहुत बड़े पापी हो दुष्यंत। अभी तो पूरी बात सुनी कहा तुमने। जो सनाया है ना, उसकी आंखें मैंने ही छाया से बोलकर निकलवा दी हैं, क्योंकि अब इस पूरे लोक में सबसे खतरनाक और जादुई आंखें उसी की थीं। उसकी बड़ी सुंदर आंखें, हाय हाय हाय, खतरे को पहले ही भांप लेती थीं। वो अपने पिता का दाहिना हाथ थी, अब उसकी आंखें ही नहीं रहीं तो खतरा कौन भांपेगा? तुमने इतनी बड़ी चाल चली, मैं यहाँ से छूटते ही ये सारा सच जाकर सबको बता दूंगी। निखिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकती जहरा, क्योंकि तुम चाह कर भी इस जललोक से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। तुम अब हमेशा के लिए यहीं रहोगी, इस सुनहरी जंजीरों में कैद। दुष्यंत जहरा को उसी हाल में तड़पता छोड़कर क्रूरता से हंसता हुआ वहां से चला गया। क्या इस बात का कोई अंत नहीं है? क्या मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? मैं अब और कितने दिन तक इसी तरह तड़पती रहूंगी? नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। मुझे अपने अपनों के लिए यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। जहरा परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन छाया क्रूरता से हंसते हुए सनाया के कक्ष में पहुंची, जहां सनाया अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बेबस बैठी हुई थी। क्या हुआ राजकुमारी सनाया? कैसा लग रहा है तुम्हें अब इस अंधेरे में? भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। मैं किसी को देख भी नहीं पा रही हूँ। आखिर मेरी क्या गलती थी? सुनो सनाया, मैंने जो किया सो किया, लेकिन अगर ये बात तुमने अपने भैया को बताई तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे भैया के साथ क्या करूंगी। तुम सोच भी नहीं सकती। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो भैया की पत्नी है और भैया आपसे इतना प्रेम करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों? मैं तुम्हारे भाई से कोई प्रेम नहीं करती। मैं बस इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी और अब मैं इस राज्य की महारानी बन चुकी हूँ। छाया वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और सनाया अकेले में फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त निखिल गलियारे से गुजर रहा था। तभी उसे सनाया के कक्ष से रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। हैं? ये सनाया के कक्ष से आवाज कैसी है? चलो जाकर देखता हूँ। निखिल घबराकर तुरंत अंदर जाता है और देखता है कि सनाया की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो दर्द से तड़प रही है। सनाया, 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 ये क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? ये आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है तुमने? और तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ। भैया इतने सालों बाद वापस आए हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इस लोक का क्या होगा? भैया, आप घबराइए मत। मैं बगीचे में बैठी थी, तभी अचानक एक नुकीला पत्ता मेरी आंख में गिर गया। उसी वजह से आंख में गहरा घाव हो गया है और बहुत दर्द हो रहा है। क्या? एक मामूली से पत्ते से इतना बड़ा अनर्थ हो गया? हे भगवान, मैं तुम्हारा दर्द देख नहीं पा रहा हूं। सनाया, तुम सह कैसे रही हो? अरे तुम तो इस राज्य की उम्मीद हो। तुम गुप्त रूप से हमेशा इस गांव के गरीबों की मदद करती आई हो। अगर तुम ही इस तरह से अंधी रह गई तो सब कुछ तो बर्बाद हो जाएगा। सनाया, भैया आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा।
मैं इतने सालों तक इस राज्य से बाहर रहा, मुझे पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। अरे भाई, मेरा राजपाट संभालना एक तरफ है, पर तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है सनाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस विपदा से बाहर कैसे निकलूं, कैसे। निखिल परेशान होकर अपने कक्ष में जाता है जहाँ छाया बैठी है। जहरा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। सनाया की आंखों की रोशनी चली गई, पूरे राज्य की भलाई उसी पर टिकी थी। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? आप चिंता मत कीजिए, मुझे याद आया कि हमारे लोक के सबसे खतरनाक और सुदूर छोर पर एक जादुई जड़ी बूटी मिलती है। अगर आप खुद जाकर उसे ले आएं, तो सनाया की आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। हाँ, देखो, अगर ऐसा है तो मैं इसी वक्त उस जड़ी बूटी की खोज में निकलने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, तुम मेरी अनुपस्थिति में महल और सनाया का ख्याल रखना, ठीक है? आप बिना किसी चिंता के जाइए जी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। फिर निखिल तुरंत महल से निकल पड़ा। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद वो छाया की बताई हुई उस खतरनाक जगह पर पहुंचा, पर वहाँ चारों तरफ सन्नाटा और वीरान पहाड़ियां होती हैं। हाँ, बाप रे, इतनी मेहनत से इतनी दूर आया भी, पर यहाँ तो कोई जड़ी बूटी दिखाई ही नहीं दे रही। लगता है यहाँ जो जड़ी बूटियां थीं वो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। अब खाली हाथ वापस जाने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हाँ। फिर निखिल निराश होकर वहां से वापस निकल पड़ता है। 2 दिनों के कठिन सफर के बाद वो जैसे ही अपने राज्य और गांव की सीमा में कदम रखता है, उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। पूरा राज्य लुटा पिटा पड़ा है, घरों से धुआं निकल रहा है और प्रजा दाने दाने को तरस रही है। हाँ, ये मेरे राज्य की क्या हालत हो गई है? ये मेरे पीछे से किसने सब कुछ लूट लिया और लोग इस तरह से तड़प क्यों रहे हैं? आखिरकार ये हो क्या रहा है? निखिल जैसे ही गांव के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तभी अचानक घनश्याम उसे पकड़कर खींचता है और झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। निखिल ध्यान से देखता है तो वो ज़हरा के पिता हैं, जो अब साधारण कपड़ों के बजाय राजा की पोशाक में हैं। ससुर जी, आप यहाँ? और आपने ये राजा के वस्त्र क्यों पहने हैं? आप तो एक साधारण इंसान थे जो भागकर मेरे गांव आए थे, फिर आप। निखिल, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारा सच बता दूं। मैं किसी साधारण जगह से भागकर नहीं आया था, बल्कि मैं दूसरे राज्य का राजा हूँ और तुम्हारे स्वर्गीय पिता का परम मित्र हूँ। क्या? राजा? फिर आपने मुझसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? ये सब तुम्हारे पिता की योजना थी। उनके कहने पर ही मैंने ज़हरा का विवाह तुमसे करवाया था। वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम राजा बनकर किसी राजकुमारी को ही चुनते हो या एक साधारण लड़की को भी वही सम्मान दे सकते हो क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी और भी कई कठिन परीक्षाएं ली थी जिनमें तुम सफल रहे। तो ज़हरा एक राजकुमारी है? हे भगवान, हे भगवान, अचानक से मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई धुंध छट रही हो। तभी अचानक छाया सामने आकर खड़ी हो गई। कहाँ गए थे जी? हाँ, ज़हरा, तुम्हारा चेहरा ये अचानक से बदल कैसे रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं, तुम ज़हरा नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी ज़हरा ही हूँ। क्या बात कर रही हो? देखो, मुझसे झूठ मत बोलो। आज अमावस की रात है और उस जादुई धुएं का कहर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, तुम वही औरत हो ना जिसने मुझे कश्ती पर सम्मोहित किया था। तुमने मेरी ज़हरा को कहाँ छिपाया है और मेरे राज्य की ये दुर्दशा क्यों की है? बताओ मुझे, बोलो। निखिल, निखिल बेटा, इस दुष्ट औरत के बहकावे में मत आओ। ये छाया है जिसने तुम्हें अपनी माया में फंसा रखा था। हमें तुरंत महल चलकर हमारी बेटी सनाया को बचाना होगा। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। ससुर जी, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी असली चेहरा को पहचान नहीं पाया। चलिए, पहले सनाया को बचाते हैं, फिर इस छाया से सच उगलवाऊंगा मैं। तुम लोग कहीं चले जाओ,
पर उसे कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। उधर जल लोक में कैद असली ज़हरा को सुनहरी जंजीरों में जकड़े हुए पूरा 1 साल बीत गया। तभी दुष्यंत क्रूरता से मुस्कुराते हुए उसके पास आया और अपनी शक्ति से एक जादुई खिड़की खोली। ज़हरा! पिताजी, निखिल, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखिए, मैं जीवित हूँ। जादुई शक्तियों के कारण ज़हरा अचानक अदृश्य रूप में अपने महल के सामने प्रकट होती है। वो सामने अपने पिता और निखिल को खड़ा देखती है, पर वो जादुई बेड़ियों में जकड़ी है, जिससे वो उन्हें छू नहीं सकती। हाँ ससुर जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़हरा यहीं कहीं आसपास है। हाँ, मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा है। हाँ निखिल, मेरी बेटी की आत्मा मुझे पुकार रही है, पर वो कहाँ है? ये सच हमारे सामने आ क्यों नहीं रहा? ज़हरा! ज़हरा! बस ज़हरानो ज़बी। अरे ज़हरा जी, तुम्हारे मिलने का समय समाप्त हुआ। अब चलो अपनी जगह में वापस। नहीं, मुझे मत ले जाओ निखिल, मुझे बचा लो पिताजी। ज़हरा, तुम्हारी ये चीखें तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता दोनों नहीं सुन पा रहे, इसलिए मेरे दिल को पूरा सुकून नहीं मिल रहा है। रुको, मैं एक क्षण के लिए तुम्हारी ये हालत इन दोनों को दिखाता हूँ, तब आएगा असली मजा। इतना कहते ही अचानक एक तेज रोशनी फैली। उस जादुई रोशनी के कारण महल में खड़े राजा घनश्याम और राजकुमार निखिल को ज़हरा साफ दिखाई देने लगी। देखो राजा, देखो निखिल, तुम्हारी लाडली पत्नी और तुम्हारी बेटी का मैंने क्या हाल कर दिया। पहचानो इसे? दुष्यंत? अरे दुष्यंत, छोड़ दे मेरी पत्नी को। तू ये क्या नीचता कर रहा है? उसे आजाद कर दे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दे उसे। दुष्यंत, देखो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। अरे भाई, हमारी जान ले लो, पर हमारी मासूम बेटी को छोड़ दो उसे। राजा घनश्याम, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर उस वक्त तुमने अपनी जिद छोड़कर अपना राज्य मुझे सौंप दिया होता, तो आज तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा होता। अब हो चुकी है बहुत देर, मजा लूंगा मैं पूरा। इतना कहते ही एक बार फिर तेज जादुई रोशनी फैली और दुष्यंत क्रूरता से हंसते हुए ज़हरा को लेकर वहां से अचानक अदृश्य हो गया। ज़हरा! मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं कैसा राजा हूँ, कैसा राजा! धिक्कार है मुझ पर। मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मैं कैसा भाई और कैसा पति हूँ। ना अपनी बहन को बचा पाया और ना ही अपनी पत्नी को। कहने के लिए मैं उस महान राजा का बेटा हूँ, जिसने मुझे दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरे 20 साल की कठिन शिक्षा दी, पर आज मैं सबसे हार गया। चलो बेटा, वो शायद सनाया के कक्ष में होगा, वो अब उससे बदला लेगा। चलो। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत अपनी क्रूर हंसी के साथ सनाया के कक्ष में पहुंचा। निखिल और राजा भी पीछे पीछे वहां पहुंचे। राजकुमार निखिल, मुझे तुम्हारी बहन से विवाह की कोई जिद नहीं है। अरे अब तो मुझे सिर्फ तुम सबसे नफरत है, नफरत। सनाया, मुझे पता है कि तेरे पास इस लोक का सबसे दिव्य रूह शबाब शरबत है, जो इस सुराही में रखा है। वो शरबत मुझे दे दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं ये दिव्य शरबत तुम्हें कभी नहीं दूंगी दुष्यंत। ये रूह शबाब हमारे गांव की उस अनाथ और लाचार लड़की के लिए है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत सुंदर होगी तो कोई भी भला इंसान उसे अपना लेगा और उसका जीवन सुधर जाएगा। तुम जैसे पापी के हाथ ये पवित्र शरबत कभी नहीं लगेगा। अपने हाथों से देगी तो अच्छा लगेगा ना। चल उठा दे मुझे। तो फिर भुगत अपनी जिद को अंजाम। दुष्यंत अपनी जादुई छड़ी से सनाया पर वार करता है। देखते ही देखते
सनाया का पूरा शरीर जमने लगा और वो कांच की एक बेजान मूर्ति में बदल गई। तभी अपनी जंजीरें तोड़कर असली ज़हरा वहां भागती हुई आई। नहीं सनाया, दुष्यंत, तुमने ये क्या किया? इस मासूम को छोड़ दो, इसे सामान्य बना दो। इसके बदले तुम मुझे कांच की मूर्ति बना दो। मुझे जो चाहे सजा दे दो, पर मेरी ननद को बचा लो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दुष्यंत। तूने मेरी बच्ची और इस मासूम को बहुत तकलीफ दी है। तू मेरी बहन को ठीक कर दे दुष्यंत, वरना तुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़हरा रोते हुए सनाया की कांच की मूर्ति से लिपटी रही। तभी ज़हरा के आंसू उस कांच पर गिरते ही वो मूर्ति अचानक टूट गई। सनाया वापस इंसान बन गई और उसकी आंखों की रोशनी भी लौट आई। ये क्या मैं देख सकती हूँ? भैया, मैं सब देख पा रही हूँ। यानी गुरुदेव की वो भविष्यवाणी सच हो गई। मेरी बेटी के आंसुओं में वो दिव्य शक्ति जाग चुकी है जो कांच और पत्थर में भी जान डाल सकती है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। दुष्यंत गुस्से में दोबारा वार करने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाता है। तभी अचानक ज़हरा की आंखों से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है और दुष्यंत वही मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। ज़हरा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। बेटी, ये सब तुम्हारी स्वर्गीय माँ की दिव्य शक्ति है। तुम्हारी माँ एक बहुत ही बड़ी रक्षक थी। आज तुम्हारे जीवन के 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे अंदर की ये शक्ति जागृत हो गई है। तभी वहाँ दुष्ट छाया भागती हुई आई। नहीं, तुम लोग मेरी बनाई पूरी सल्तनत और मेरी शक्ति इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। दुष्ट छाया, अब तू अपनी बात बंद कर। जो तूने पाप किए हैं, अब तुझे भी उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। छाया, तूने मेरी ननद सनाया की आंखों की रोशनी छीन ली थी ना? अब मैं तुझसे तेरी आंखों की रोशनी छीनती हूँ। ज़हरा की आंखों से फिर से तेज रोशनी निकली और सीधे छाया की आंखों पर पड़ी। छाया की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जैसा तूने दूसरों के साथ किया, वैसा ही फल तुझे आज मिला। सैनिकों, इसे ले जाकर हमारे राजमहल के सबसे गहरे बंदी गृह में डाल दो। ले जाओ इसे। सैनिक रमेश आगे बढ़ता है और अंधी हो चुकी छाया को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे इस अंधेरे में मत ले जाओ। नहीं भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी अच्छी भाभी मिली, जिनकी जगह उस मायावी छाया ने ले ली थी। मुझे माफ कर दो सनाया। मैं इतने दिनों तक एक अजनबी औरत को तुम्हारी भाभी समझकर उसके साथ रह रहा था। मुझे तुम्हारे इस बड़े दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। मुझे माफ कर देना। अब खुद को दोष मत दीजिए। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर हम सब फिर से एक हो गए और हमारे राज्य की सारी परेशानियां दूर हो गई। हाँ बेटी, क्यों नहीं। आज शाम हम सब मिलकर महाराज की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ी पूजा करेंगे। आज वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे।